हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना करिए कि एक झटके में किसी राज्य से 51 लाख वोटर्स का मतलब ऐसे मानकर चलिए कि लगभग केरल की पूरी आबादी जितने वोटर्स अचानक मतदाता सूची से हटा दिए जाएं। जी हाँ, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं SIR की। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि इलेक्शन कमीशन बिहार चुनाव से पहले बिहार में कर रहा है। और कल इलेक्शन कमीशन ने अपडेट दिया है कि 51 लाख वोटर्स का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। वास्तव में चुनाव आयोग ने इस पर अपनी एक रिपोर्ट, अपना पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और आपको ये जानना चाहिए कि SIR क्या है, नाम क्यों हटाए गए और इसके साथ साथ इसका क्या असर होगा और किस प्रकार से और किन आधारों पर इलेक्शन कमीशन इन कार्यों को करने की शक्ति प्राप्त करता है। तो इस पूरे विश्लेषण को देखिए और ये पूरा विश्लेषण इस वीडियो का मुख्य मुद्दा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम चलते हैं टेलीग्राम चैनल, जो हम आपको हमेशा बताते हैं अपना यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से है। आप इस यूपीएससी मेंटोर पंकज सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप जो भी वीडियोस हैं उनके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और यूपीएससी को लेकर के अगर आपकी कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं, आप यहाँ पर हमसे जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज के इसमें हम चर्चा क्या करने वाले हैं। नंबर 1, SIR क्या है और क्यों चलाया गया ये मिशन, ये ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो जानेंगे। दूसरी बात, अब तक क्या हुआ है और 51 लाख लोगों के नाम हटाने का मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला क्यों गया और इसके साथ साथ इसकी यूपीएससी के लिए क्या प्रासंगिकता है। और लास्ट में हमेशा की तरह मैं आपको अभ्यास प्रश्न भी दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले SIR की बात करते हैं। SIR क्या है और क्यों चलाया गया। देखिए, जो SIR है इसका मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा। वास्तव में यह कोई नई चीज नहीं है, लेकिन बिहार में चुनाव से जस्ट पहले इतने लार्ज स्केल पर इसका किया जाना, यह जरूर एक तरीके से लोगों की नजर में आ गया और लोगों के लिए विवाद का मुद्दा भी है। बिहार की चुनौतियों की अगर हम बात करें तो बिहार भारत का जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। और यहाँ की कुछ विशेष समस्याएं हैं, जैसे यहाँ पर माइग्रेशन की बहुत समस्या है। यहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते भी हैं, दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं। दूसरी बड़ी समस्या है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन उतना प्रॉपर नहीं है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की कमी है। रूरल एरियाज में या ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का नितांत अभाव है। इसके साथ तीसरी बात यह है कि यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्रीज बहुत हैं, यानी कि एक ही व्यक्ति कई जगहों पर अपना नाम दर्ज करवाए हुए है एज अ वोटर। तो ये डुप्लीकेट एंट्रीज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जहाँ तक लास्ट बात करें तो डेड वोटर्स भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत सारे मृत व्यक्तियों के नाम अभी भी वोटर लिस्ट में मौजूद हैं जो हटाए नहीं गए हैं या हटवाए नहीं गए हैं। आंकड़ों की भयावहता की अगर हम बात करें, कितने भयावह आंकड़े हैं इस मामले में, तो आप पाएंगे कि निर्वाचन आयोग ये कहता है कि बिहार में कुल 7.89 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। अब इनमें से करीब 18 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है, 18 लाख लोग मृत हो चुके हैं, 18 लाख लोग अब जीवित नहीं हैं। 26 लाख लोग ऐसे हैं जो परमानेंट माइग्रेट कर चुके हैं, जो परमानेंटली बिहार से बाहर जा चुके हैं। 7 लाख ऐसे लोग हैं जिनका नाम कई जगहों पर रजिस्टर्ड है। तो अब आप सोचिए, ये केवल नंबर नहीं है, ये इतने भयानक नंबर हैं और ये दिखाते हैं कि लोकतंत्र की क्रेडिबिलिटी कितनी खराब है, क्योंकि ये आंकड़े वे हैं जो मतदान के समय भी इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया इसके लिए और अब तक क्या हुआ, हमें वो भी जानना चाहिए। तो अब तक क्या हुआ, 51 लाख वोट हटाने का मामला जो है, चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में करीब 7 करोड़ वोटर्स हैं जिन अभी तक 51 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। इनमें से ज्यादातर केस में क्या है, लोग या तो मृत हैं या दूसरे राज्य या जिले में शिफ्ट हो गए हैं या डुप्लीकेट नाम पाए गए हैं। साथ ही करीब 35 लाख नए वोटर्स को ऐड भी किया गया है, चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है। यानी चुनाव आयोग का दावा है कि ये वोटर लिस्ट की सफाई का काम है, ये कोई राजनीतिक साजिश नहीं है। ये पक्ष इलेक्शन कमीशन का है, ये पक्ष विपक्ष स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला क्यों गया, सबसे पहला जो बात रीजन है वो है टाइमिंग को लेकर के, ठीक है।
वास्तव में 2025 के अंत में या 2026 की शुरुआत में बिहार में चुनाव होने हैं और इतने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में चेंज एक कहीं ना कहीं लोगों के मन में सस्पिशन या लोगों के मन में डाउट क्रिएट कर रहा है। दूसरा बड़ी बात यह है कि आरोप लग रहा है कि ये सिलेक्टिव टारगेटिंग की जा रही है। मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में माना जा रहा है कि इसको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, माइग्रेंट वर्कर्स की फैमिलीज़ को ज़्यादा परेशान किया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि जो गरीब हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को बहुत स्ट्रिक्टली जांचा जा रहा है, जिससे वो परेशान हो रहे हैं और उनके नाम कटने की संभावना सबसे ज़्यादा मान रहा है विपक्ष। तीसरा रीज़न ये है कि डॉक्यूमेंटेशन की समस्या बिहार की एक बड़ी समस्या है। देखिए, अगर ग्रामीण बिहार की बात करें तो वहाँ बहुत लोगों के पास अभी भी प्रॉपर दस्तावेज नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें, जन्म प्रमाण पत्र की बात करें तो वो बनवाते ही नहीं है। हॉस्पिटलाइज्ड यानी कि हॉस्पिटल में डिलीवरीज तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जिसको कहते हैं सामान्यतः बिहार में होती नहीं है, तो बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं उनके पास। एड्रेस प्रूफ्स भी उनके पास जो होते भी हैं तो बहुत आउटडेटेड होते हैं, वे उसे अपडेट नहीं कराते। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बात करें तो उन्होंने अब तक बनवाए ही नहीं है। तो मुद्दा ये है, यहाँ तक कि डेथ सर्टिफिकेट की बात करें तो बहुत लोग हैं जिन्होंने डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं बनवाए हैं। तो अब आप सोचिए कि जहाँ पर इस तरीके से हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन की समस्या हो, वहाँ पर कैसे इस चीज़ को इतनी तेज़ी से किया जा सकता है। इसके साथ साथ विपक्ष का आरोप जो वो कोर्ट लेकर के गया है सुप्रीम कोर्ट में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स को लेकर के भी है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि अनुच्छेद 326 के अंतर्गत जो मतदान का अधिकार है वो सबको प्राप्त है और आप इस तरीके से लोगों को मत देने से रोक नहीं सकते हैं। दूसरा, वे कोट करते हैं अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 को भी। तो सुप्रीम कोर्ट में इन 3 आर्टिकल्स के बेस पर विपक्ष जा रहा है और विपक्ष गया हुआ है, जहां पर चुनाव आयोग ने अपना स्पष्टीकरण दिया है, जिस पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया इसका, उसको भी देखिए। और इन सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए चुनाव आयोग ने जो सबसे पहली बात कही कि हमारे पास ये करने का संवैधानिक प्राधिकार है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। चुनाव आयोग का कहना है कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है चुनाव करवाने के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए, और इलेक्शन करवाने के दौरान उसे वोटर लिस्ट भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी मानता है। और दूसरी बात वो कह रहा है कि हमें वैधानिक समर्थन भी इस कार्य के लिए प्राप्त है, यानी कि अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 की, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की बात करें तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 21(3) के अंतर्गत, धारा 21(3) के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार दिया गया है कि वो वोटर लिस्ट का रिवीजन करे और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि पूरा प्रोसेस कंप्लीटली लीगल है। तीसरी बात, प्रक्रियात्मक अनुपालन कर रहा है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का कहना है कि उसने प्रोसीजरल जो रूल्स और बायलॉज हैं उनको फॉलो किया है और ये एडिक्वेट, इसके लिए नोटिस दिया गया है। पहले प्रक्रिया शुरू करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को नोटिस दिया गया है। इवन अगर किसी को डाउट या समस्या है तो उसके लिए अपील करने का भी अधिकार दिया गया है और पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की गई है। यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है, जिससे किसी के मन में भी इस प्रक्रिया को लेकर डाउट ना रहे। तीसरा, जो निर्वाचन आयोग ने कहा है वो कहा है कि हमने इसमें तथ्यात्मक सुधार भी करने हैं, तथ्यात्मक करेक्शंस भी करने चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग का ये कहना है कि जो भी दायर की गई है याचिका वो मिसलीडिंग है और आउटडेटेड इंफॉर्मेशन पर आधारित है। ये भ्रम क्रिएट करने के लिए कोर्ट में याचिका डाली गई है। उनके निर्वाचन आयोग के अनुसार अगर हम कहें तो निर्वाचन आयोग कह रहा है ये केवल न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स के आधार पर एक पिटीशन आपके पास फाइल कर दी गई है, इसका कोई ग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। पिटिशनर के द्वारा, जो कि मुख्यतः पॉलिटिकल पार्टी
कर रही हैं इसके खिलाफ कोर्ट में केस, तो निर्वाचन आयोग का यह कहना है कि यही पॉलिटिकल पार्टीज इस प्रक्रिया में हमारे साथ भागीदार भी हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो मुद्दा बनता ही नहीं है जिस प्रकार से यह मुद्दा बनाया जा रहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब दिया है। इन सब चीजों को जानने के बाद आपको यह समझना चाहिए कि एसआईआर क्या है, एसआईआर को लेकर के लोगों के मन में डाउट्स क्या हैं, विपक्ष के प्रश्न क्या हैं, कोर्ट में मामला क्या गया है और चुनाव आयोग ने अपना क्या जवाब दाखिल किया है। इस बात को समाप्त करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो डॉक्टर अंबेडकर का एक कोट है जो आपको याद रखना चाहिए। अपनी मेंस की राइटिंग में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, लोकतंत्र में भागीदारी केवल राजनीतिक अभिजात वर्ग की नहीं होनी चाहिए बल्कि हर आम नागरिक की होनी चाहिए। ये डॉक्टर अंबेडकर का कोट है, इसको आप याद रखिएगा। तो यहां के बाद हम लोग आगे चलते हैं और आज बात करते हैं यूपीएससी की प्रासंगिकता के बारे में, किस एरियाज को ये कवर करेगा। तो ये कवर करेगा आपके प्रीलिम्स में अगर हम देखें तो राज्य व्यवस्था और करंट में अगर हम देखें तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951 से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं यूपीएससी में प्री में। भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों एवं कार्य पर प्रश्न आ सकता है। परिसीमन, मतदाता सूची अद्यतीकरण और मतदाता सूची व्यवस्थित पहचान एवं पंजीकरण यानी एसआईआर जैसे न्यू टर्म पर भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम मेंस की बात करें तो सामान्य अध्ययन के सेकंड प्रश्न पत्र में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं आपसे पूछी जाती हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों में चुनाव आयोग की भूमिका पर प्रश्न बन सकता है। चुनाव सुधार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, उसमें भी आ सकता है। और इसके साथ साथ इस समय जो बहस का ग्राउंड बन रहा है मतदान का अधिकार, वह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये मौलिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। और इसको तैयार करते समय आप जो केस हुए हैं, जो कोर्ट केसेस हुए हैं और जो डिसीजंस हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से ये विकसित हुई है व्यवस्था, उसके बारे में जरूर नोट करिएगा। वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपकी राइटिंग्स में। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। 2026 के लिए हमारा प्रतिज्ञा बैच है और इस प्रतिज्ञा बैच में आपको P2I फाउंडेशन बैच के साथ साथ ऑप्शनल की भी तैयारी कराई जा रही है। और ये पूरा का पूरा जो कंप्लीट प्रिपरेशन है वो आपका महज 42,999 का दिया जा रहा है। ये बहुत लिमिटेड टाइम का है। ये एक तरीके से मान कर चलिए कि बस एक अपॉर्चुनिटी है जो बहुत थोड़े समय तक है। केवल 24 जुलाई तक आपको ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त है। 24 जुलाई से पहले आप अपने ऑप्शनल के साथ साथ पूरे जीएस के प्री, मेंस और इंटरव्यू इन पूरे सेगमेंट की तैयारी के लिए हमारा प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और 24 जुलाई के बाद इसमें यह मौका आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत मिनिमम फीस पर आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू यानी जीएस सेगमेंट के साथ साथ आपका प्री, मेंस, इंटरव्यू, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, बुक्स और इन सब के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बच्चे बहुत जिसको लेकर परेशान होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी आप इसी में तैयारी कर सकते हैं, इसी फीस में। ये कॉम्बो ऑफर है आपके लिए। हमारे यहाँ इस समय स्टडी IQ ऑप्शनल फेस्ट चल रहा है और सभी ऑप्शनल को फीस में ही इंक्लूड कर दिया गया है। तो इस फीस पर आप पूरा का पूरा ऑप्शनल के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप अगर पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं, PSIR लेना चाहते हैं, हिंदी लिटरेचर लेना चाहते हैं, ज्योग्राफी लेना चाहते हैं, तो आप इन सब्जेक्ट्स को लेने के लिए हमारे साथ जुड़िए। आपको इन सब्जेक्ट्स में बहुत भारी डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि इस डिस्काउंट को पाने के लिए आपको PK लाइव कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप जैसे ही स्टडी IQ के पोर्टल पर जाएंगे वहां पर PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको ये पूरा कोर्स इस मिनिमम फीस पर मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट है 24 जुलाई 2025। ठीक है, तो चलते हैं आगे और प्रश्न के तरफ चलते हैं। प्रश्न आपके अभ्यास के लिए है कि भारत के संदर्भ में मतदाता सूची और मताधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मतदाता सूची का निर्माण एवं शुद्धिकरण केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत किया जाता है, राज्यों की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार है लेकिन उसे सीमित करने की शक्ति चुनाव आयोग के पास है। नंबर 3, SIR यानी कि सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन जैसे अभियान निर्वाचन आयोग को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 से प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं। और नंबर 4, किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 और 2, 3 और 4
2, 3, 4 या सभी 1, 2, 3, 4? आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या SIR जैसे इनिशिएटिव्स हमारी निर्वाचन प्रणाली और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे या कमजोर करेंगे। मैं आपकी राय का इंतजार करूंगा, आपके विचारों का इंतजार करूंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।